हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? फर्स्ट क्लास, फैंटास्टिक, ओके। क्या आप जानते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि हम उसके होने वाले एक्टिविटी और होने वाले चेंजेस को काफ़ी हद तक अवेयर कर सकते हैं, काफ़ी हद तक हम उसके अंडरस्टैंड हो सकते हैं। तो हमें उसकी थोड़ी बहुत होनी चाहिए क्या, नॉलेज। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं अपने नॉलेज से अपने स्टूडेंट्स के हर डाउट को विद कंसेप्ट पूरा कर सकूँ, क्लियर कर सकूँ। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले नए वीडियोस आप तक आराम से पहुंच सकें। तो जैसे कि गाइस आपको पता है कि हम सेल टॉपिक पे चल रहे हैं, उसी के हमारे 8-9 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम 9 लेक्चर लेकर आए हैं, पार्ट 9। तो हमने सेल को काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह हमने क्या किया है, उसको डिस्क्राइब किया है। और आपकी सुविधा के लिए सारा मैंने प्लेलिस्ट में डाल के रखा हुआ है वीडियो, तो आप वो सब अच्छे से प्रिपेयर करें। तो आज हम अपना सेल का पार्ट 9 लेकर आए हैं। तो 9 पार्ट में हमारा क्या है, न्यूक्लियस है और आपका माइक्रोट्यूब, माइक्रो बॉडीज़, ये दो है। माइक्रो बॉडीज़ एनसीईआरटी में एक लाइन है, उसको मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है और यहाँ पर हमारा ये सारा फिनिश होता है। शायद बैक्टीरिया सेल को एक्सप्लेन नहीं किया है, तो शायद मेरे 10 एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सेल के 10 पार्ट में बैक्टीरिया सेल का आपका विथ फिगर एक्सप्लेनेशन होगा, नहीं तो ये हमारा लास्ट वीडियो है। ठीक है, शायद मुझे मेमोराइज नहीं है कि मैंने डाला है, तो शायद नहीं है या फिर है, होगा तो ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है। और अगर नहीं होगा तो हमारा 10 पार्ट जो होगा वो सेल का लास्ट बट नॉट लीस्ट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब जैसे कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल हम डिस्क्राइब करने वाले हैं ये पार्ट में, क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, या एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा कमांड होता है सेल का इसी के। ठीक है, ये पूरे सेल को कमांड करता है, कंट्रोल करता है और कमांड देता है। तो ये एक तरह से क्या होता है आपका सेंटर ऑफ, कह सकते हैं कि जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, वैसे ही ये पूरा सेल को, सेल ऑर्गेनेल को क्या करता है, अरेंज करता है, उनको ऑर्डर देता है, उनको क्या करता है, सबको फंक्शनल में आपका मैसेज वगैरह का काम करता है। तो न्यूक्लियस को हमें, न्यूक्लियस है जो, उसको हमारे किसने डिस्कवर किया था, 1831 में आपका रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था। और इसकी स्टडी को कैरियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको किस साइंटिस्ट ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था 1831 में। अब ये किसमें प्रेजेंट रहता है, एब्सेंट रहता है, ये एब्सेंट रहता है एनिमल्स की मेच्योर आरबीसी में। किसमें रहता है, आपका जो एनिमल्स होते हैं उनकी मेच्योर आरबीसी में ये एब्सेंट रहता है। कौन, न्यूक्लियस। ठीक है, इसकी डिस्कवरी आपके 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था और इसकी स्टडी को कैरियोलॉजी बोलते हैं। तो न्यूक्लियस को फर्दर दूसरा नाम कैरियन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये किस में प्रेजेंट होता है, किस में नहीं, तो ये मोस्टली एनिमल के मेच्योर आरबीसी में एब्सेंट होता है और प्लांट के सीव सेल एंड सीव ट्यूब सेल में एब्सेंट रहता है। ठीक है, प्लांट के सीव सेल में नहीं रहता है और सीव ट्यूब सेल में नहीं रहता है, और उधर एनिमल्स की मेच्योर आरबीसी सेल में आपका न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। और आपका प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में ये नॉन मेम्ब्रेनस ब्राउन होता है, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, जबकि यूकैरियोट में क्या होता है, ये क्या होता है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और क्या होता है आपको पेरिफेरल कंडीशन में रहता है। ठीक है, आप इसके बाद
न्यूक्लियस जो है यूनिन्यूक्लिएटेड भी होता है, बाइन्यूक्लिएटेड भी होता है और मल्टीन्यूक्लिएटेड भी होता है। ठीक है, अभी ये क्या हुआ टाइप ऑफ न्यूक्लियस की बाइन्यूक्लिएटेड टाइप और आपका यूनिन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड। ठीक है, हमने देखा कि किस साइंटिस्ट ने डिस्कवरी किया है, किसमें वो फाइंड रहता है, एनिमल्स की आरबीसी सेल्स में एब्सेंट रहता है, इसी तरह प्लांट की सीव सेल एंड सीव ट्यूब सेल में एब्सेंट रहता है। और यूकैरियोट के क्या होता है, यूकैरियोट के सेल में ये क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेनस और मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोइड होते हैं। अब आया आपका क्या कि ये मतलब टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, तो आपका यूनिन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट एंड ट्राइन्यूक्लिएट। तो आपका जो बाइन्यूक्लिएट है या यूनिन्यूक्लिएट है वो कॉमन है एनिमल और प्लांट में। एनिमल में सेंटर होता है और प्लांट में पेरिफेरल। अब पेरिफेरल कैसी पोजीशन होती है, पेरिफेरल ऐसा जैसे कि ये प्लांट सेल है, इसमें लार्ज अमाउंट में क्या रहता है, वैक्यूल्स रहता है और यहाँ पर न्यूक्लियस और ये आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये पेरिफेरल की ज़्यादा 90% क्या वैक्यूल्स कवर करी रहती है और बाकी जो 10% में आपका न्यूक्लियस। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं कि पेरिफेरल कंडीशन, ये प्लांट्स में होती है। ठीक है, अब आया आपका बाइन्यूक्लिएटेड। ये आपका बाइन्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस जो होता है वो पैरामीशियम में होता है। टू फर्दर डिवाइड टू टाइप, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो जो होता है वो किडनी शेप होता है, पॉलीप्लाइडी को शो करता है और वेजिटेटिव फंक्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है। जब आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब वहाँ पर ये वेजिटेटिव, जब आपका ट्यूब्स बनती है उस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपको फंक्शन होता है। जबकि माइक्रो जो होता है वो स्फेरिकल होता है, डाइप्लॉइडी को शो करता है। अभी पॉलीप्लॉइडी एंड डाइप्लॉइडी हम जेनेटिक्स में डिस्क्राइब करेंगे। आप यहाँ पर केवल इतना कि ये आपका जो पैरामीशियम का है न्यूक्लियस दो में हो रहता है, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो में आपका क्या किडनी शेप होता है, पॉलीपेप्टाइड को शो करता है वेजिटेटिव फंक्शन में, और जबकि आपका माइक्रो जो होता है वो स्फेरिकल होता है और डाइप्लॉइडाइड को शो करता है और आपका रिप्रोडक्टिव फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अब आया इसका मल्टीन्यूक्लिएटेड। मल्टीन्यूक्लिएटेड जो होता है सिनसाइटिल। ठीक है, सिनसाइकल एंड सिनोसाइक्ल, ये प्लांट में होता है, ये जबकि एनिमल्स में होता है। किस में होता है, एस्केरिस के एपिडर्मिस में होता है। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे। अब आते हैं हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या होता है, डबल लेयर्ड होता है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ होता है जो म्यूकस सब्सटेंस होता है, और एक विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और इसमें एक्सटेंशन यानी कि इसके आउटर सेल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ी हुई होती है। तो कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और कुछ में आपके नहीं होते। तो राइबोसोम जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एक्सटेंशन ऑफ न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब इसमें क्रोमेटिन्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियोप्लास्ट न्यूक्लियस हुआ और न्यूक्लियोपोर होते हैं। दोनों जो होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लास्ट में एक्सचेंज होता रहता है, तो न्यूक्लियोपोर्स ही इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये स्ट्रक्चर हो गया, कैसा हो गया, डबल लेयर्ड होता है आपका आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और आपका जो म्यूकस सब्सटेंस होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट। उसमें थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, और आपका न्यूक्लियोप्लास्ट विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपका होता है, और इसका एक्सटेंशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाहर की तरफ से न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन को कवर किए रहती है जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ब्रांच रहती है। ठीक है, अब इसका न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारा क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, क्या है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस और क्रोमेटिन, दो चीज इसमें रहती है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, क्रोमेटिन है और आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, दो चीज है। तो न्यूक्लियस जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको जो आपके किस साइंटिस्ट ने किया था, न्यूक्लियस को फॉन्टा नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जबकि क्रोमेटिन को फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, और ये अमेम्ब्रेनस होती सेलुलर ऑर्गेनेल होता है, और साइट किसका होता है, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ आपका राइबो आरएनए। ठीक है, आपका इसका प्रोटीन सिंथेसिस का प्लेस होता है। और आपका जो क्रोमेटिन है वो फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, और न्यूक्लियोप्रोटीन होता है जो कि फर्दर टू पार्ट में डिवाइड रहता है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड
वापस दो में डिवाइड हो जाता है, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है उसमें केवल क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए फाउंडेड रहता है, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है, जो न्यूक्लियस में होता है। और आपके न्यूक्लियोप्लाज्म में जो होते हैं या न्यूक्लियस में जो होते हैं वो आपके मैसेंजर एंड ट्रांसफर टी आर एन एंड एम आर एन ए जो होते हैं वो आपके न्यूक्लियस में होते हैं, और न्यूक्लियस में केवल आर एन ए होता है, राइबोसोमल आर एन ए। क्यों? क्योंकि वो वहां पर क्या करता है, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, वो साइट होती है वहां पर न्यूक्लियस में, ठीक है। तो ये समझ में रखने का कि मतलब आपका जो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए और आरएनए, तो जो आपका आरएनए है जो 3 टाइप होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो आरआरएनए न्यूक्लियस में होता है, जबकि एम और टी कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में, ठीक है। ये आप अच्छे से रखो। तो यहाँ पर ये अब हम देखते हैं कि जो क्रोमेटिन है क्या हो, डीएनए क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और वो इसमें हिस्टोन प्रोटीन मिल जाता है, और थ्रेड लाइक जैसे स्पाइरल टाइप हो जिसको क्रोमेटिन बोलते हैं, और जब यहाँ पर ये लग गया तो इसे क्रोमेटिड्स बोलते हैं। क्रोमेटिड्स जो होता है वो कंडेंस पार्ट होता है, जबकि क्रोमेटिन जो होता है वो उलझा हुआ दो हेलिक्स आपस में उलझे हुए होते हैं, और ज्यादा कंडेंस यहाँ पर और ज्यादा कंडेंस हो जाता है, तब यहाँ पर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इतना। अब क्या हुआ, जो क्रोमोसोम्स है, ठीक है, अभी यहाँ पर क्रोमोसोम्स बनेंगे। क्रोमोसोम्स आपका क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। किस तरह का रहता है आपका, ये दो रहता है और इसमें बीच में नॉट, इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, या तो ये ऐसे बना रहता है या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह, ठीक है। अब इसके बीच में जो है ये सेंट्रोमियर है, और इसमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, जहां से ये ऐसे बन रहा है, इस तरह का बनेगा ये और ये। तो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इसको नाइट्रोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनाइटोफोर बोलते हैं, ठीक है, कनाइटोफोर। ये क्रोमेटिड्स है, ठीक है। टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन सेंट्रोसोम्स, बीच में जो सेंट्रोसोम होता है उसकी पोजिशन पर जो सेंट्रो क्रोमोसोम्स को हम 4 बेस पे डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन से क्रोमोसोम्स को, किसके बेस पर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोसोम। पहला है मेटासेट्रिक, ठीक है। मेटासेट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोसोम बीच में रहता है, दोनों आर्म क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है, ये वी शेप का होता है। ये दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि आपका सेंट्रोसोम जो होता है अवे सेंटर, मतलब सेंटर से थोड़ा दूर हो जाता है। तो यहाँ पर एक छोटा आर्म होता है, शॉर्ट आर्म, और एक लॉन्ग आर्म होता है, और इसकी शेप जो होती है वो एल शेप होती है, ठीक है। फिर थर्ड वन आता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि सेंट्रोसोम में ना पूरा टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि बाहर की तरफ आ जाता है। तो इसमें जो एक आर्म बहुत ही शॉर्ट हो जाती है, वेरी शॉर्ट, और एक आर्म लॉन्ग, ठीक है। तो ये कैसा हो जाता है आपका, जे शेप का हो जाता है। और आपका लास्ट वन आता है टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक में क्या होता है कि सेंट्रोसोम पूरा टर्मिनेट हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, और यहाँ पर केवल इस तरह आई शेप में स्ट्रक्चर हो जाता है, ऊपर वाला शॉर्ट और नीचे वाला लॉन्ग हो जाता है। तो आपका क्या हो गया, क्रोमोसोम्स को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोसोम, किस पे, 4 पे, एक मेट्रासेंट्रिक, सब मेट्रा, एक्रोसेंट्रिक और टेलीसेंट्रिक, ठीक है। मेट्रासेंट्रिक में क्या होता है, एक छोटा आर्म होता है, एक बड़ा आर्म होता है, और वी शेप में होता है। वही सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि मतलब सेंटर अवे हो जाता है, तो छोटा वाला ऊपर वाला छोटा हो जाता है, बट इतना ज्यादा शॉर्ट आर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है सेंट्रोसोम के, तो वो बड़ा रहता है, तो एल शेप में जाता है। तीसरा है आपका एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, सेंट्रोमियर जो होता है टर्मिनेट कंडीशन में आ जाता है, नियर टर्मिनेट। तो उसमें ऊपर वाला जो आर्म होता है, वन आर्म इज अ वेरी वेरी शॉर्ट एंड अनदर आर्म इज अ लॉन्ग, ठीक है। और लास्ट वन टेलोसेंट्रिक, इसमें टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि सेंट्रोसोम हमें दिखाई देता नहीं है, और वो उसका जो इंडिकेशन ओनली डॉट की तरह रहता है, और यहाँ पर ये आई शेप का हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया, उसकी डिस्कवरी हो गई, और टाइप्स हो गए कि वो मतलब यूनिन्यूक्लिएटेड, बाईन्यूक्लिएटेड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड, ठीक है, किस किस में मिलता है, और एनिमल्स में कहाँ नहीं मिलता है, प्लांट्स में कहाँ नहीं मिलता है। एनिमल की मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसी तरह प्लांट के सीव सेल में और आपका सीव ट्यूब सेल में भी आपका
नहीं होता है, ठीक है। और आपका जो डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड है, जो आरएनए है वो 3 टाइप होता है आपका, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफरेज आरएनए, टीआरएनए और एक आरआरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आर। तो राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, जबकि आपका एम और टी आरएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। अब हमारा लास्ट में एक लाइन दिया हुआ है आपका, किसमें उसके बेस में हमने क्रोमेटिन देखा जो एक नेटवर्क की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था। लास्ट में हमारा क्या दिया हुआ है, आपका लास्ट हेडिंग दिया है माइक्रो बॉडीज, ठीक है। माइक्रो बॉडीज सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इसमें भी कोई स्पेशल मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसको भी हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पैरोक्सिसोम, ग्लाइक्सोसोम और स्फेरियोसोम। 3 तरह की आपकी माइक्रो बॉडीज होती है, ठीक है। सेल में 3 तरह की होती है, पैरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम और स्फेरियोसोम। पैरोक्सिसोम जो होती है वो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों में ही होती है, जबकि ग्लाइकोसोम जो होती है वो ओनली प्लांट में मिलती है, प्लांट में मिलती है। और किस में पार्टिसिपेट करती है, ग्लाइकोलेट साइकिल जो होती है, ग्लाइकोऑक्सीलेट साइकिल में, और ये जर्मिनेशन ऑफ सीड में भी हेल्प करती है और इंडोस्पर्म बनाने में भी। जब हम अब हायर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट का देखेंगे तो वहाँ पर एंडोप्लाज्म, इंडोस्पर्म बनते हैं, तो इंडोस्पर्म को बनाने में ये काम करते हैं कौन, आपका ग्लाइकोसोम, ठीक है, ग्लाइकोसोम, ठीक है, ग्लाइकोऑक्सीसोम। और ये ग्लाइकोसिल साइकिल में कन्वर्ट हो में हेल्प करते हैं, जर्मिनेट शीट में करते हैं, और आपके किसमें, एंडोस्पर्म में करते हैं। और जबकि आपका स्फेरियोसोम जो होता है वो ओनली क्या होता है, प्लांट में होता है, और प्लांट लाइसोसोम को फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो हमारे माइक्रोबॉडीज क्या है, 3 तरह के होते हैं, ऑक्सीसोम, ग्लाइक्सिसोम और स्फेरियोसोम। ऑक्सीसोम एनिमल और प्लांट दोनों में ही फाइंड आउट रहते हैं, जबकि आपका ग्लाइसोसोम जो होता है वो ओनली प्लांट में होता है। ग्लाइकोलेट आपका साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जर्मिनेट सीड के लिए होता है, और इंडोस्पर्म बनाते हैं जो हायर प्लांट में फॉर्म होते हैं। और आपका जो स्फेरियोसोम है वो क्या है, वो भी ओनली प्लांट में रहता है, और क्या बनाता है, प्लांट लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर हमारे ये 2 ऑर्गेनेल भी कंप्लीट हो गए। तो इस तरह हमारा सेल जो टॉपिक है वो पूरी तरह से फाइनली कवर हो गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अपने डाउट्स को क्लियर करिए, और कहीं भी कुछ डाउट रह जाता है। अब अच्छा यहाँ पर एक बार इसको और बता देती हूँ मैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को, ठीक है। डबल लेयर्ड होता है, ठीक है, बताया डबल लेयर्ड होता है, और इसमें भी आपके क्या रहता है, न्यूक्लियस होता है विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, और आपका सब्सटेंस बना रहता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। डबल लेयर है, बाहर की लेयर को आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, अंदर के इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इनके बीच में गैप रहता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इसमें क्या होता है आपका, क्रोमेटिन होते हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक्सटेंस रहती है, जिसमें आपके कुछ में राइबोसोम्स रहते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुई। तो इस तरह आपका यहाँ पर क्या हो गया, न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर, डिस्कवरी और उसके टाइप्स, फंक्शन, ये सारे के सारे यहाँ पर कवर होते हैं। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपका थोड़ा सा क्रोमेटिन के बारे में भी बताया, क्रोमोसोम्स के बारे में, और क्रोमोसोम्स को फर्दर डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर्स, ठीक है। तो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, मेटासेंट्रिक, सब सेंट्रिक, और आपका एक्रोसेंट्रिक, और आपका टेलोसेंट्रिक, ठीक है। ये आपका वी शेप, एल शेप, और आपका जे शेप और आई शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं सेंट्रोमियर की पोजीशन पर। तो यहाँ पर आपका ये पूरा 2 जो होगा पूरे तरह से हमने कवर कर दिए है, और मुझे नहीं लगता है कि अभी कुछ भी इसमें बाकी रह गया है। और प्लीज़ आप सभी पढ़ें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें थोड़ा बहुत, ठीक है, और देखें कि कहाँ पर क्या कमी रह गई है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने को एनालाइज करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें आपकी छूट रही हैं और कौन सी चीज़ें आपकी बढ़िया चल रही है। यानी कि उनको हल्का सा रिवीजन देने पर आपको वो अच्छे से आप उन्हें फाइंड आउट कर सकते हो और उन्हें लिख सकते हो। तो आगे ऐसे ही अपने स्टडी को कंटिन्यू करिए, और स्टडी को कंटिन्यू करने के साथ साथ अपने
पढ़ने के टाइम टेबल को भी रेगुलर रखिए, क्योंकि हर चीज़ 2 दिन पढ़ लिए जोश में आके पूरा सुबह से 4 घंटा 5 घंटा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको हर दिन पढ़ना है और आपका एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि आपने कितने फिक्स टाइम पर पढ़ना है। ठीक है।